साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार नागर। मित्रों, आज हम लोग ऐसी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो हिंदी साहित्य की जान है, हिंदी साहित्य की आन है, बान है, शान है, सब है मित्रों। और इस श्रृंखला को जिस बंदे ने भी पढ़ लिया ना, ये मान के चलिए, एक तो मैंने जो नोट्स आप लोगों को भेजे हैं, मतलब हैंड रिटन नोट्स, ये वाले नोट्स जो मैंने आप लोगों को भेजे हैं, मैं उन मित्रों से कह रहा हूँ जिन मित्रों ने मेरे नोट्स मंगवाए हैं। ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं मित्रों, जिन भी साथियों ने मंगवाए हैं, ये वाले नोट्स जिन भी साथियों ने मंगवाए हैं, इन नोट्स को पढ़ने के बाद ये जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं, ये दोनों सेट बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से मंगवाए भी हैं। ये हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, हैंड रिटन। और इन नोट्स को जिन्होंने भी मंगवाया है वो सारे के सारे मित्र इनको पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज इन क्वेश्चंस को जरूर देखें। टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, वन लाइनर रूप में है साथियों। जबरदस्त प्रश्न है, खतरनाक प्रश्न है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं साथियों, ब्रह्मास्त्र है। ये इतना जबरदस्त है कि आपके पूरे हिंदी साहित्य का निचोड़ है ये पूरा का पूरा सेट। ज़्यादा महंगा नहीं है, 325 रुपये का है। आप लोग अगर चाहें तो इन सेट को मंगवा सकते हैं, और नहीं चाहें तो आप लोग यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है साथियों। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास जो हैंड रिटन है, शिक्षण विधियां सेकंड ग्रेड की और ग्रामर के जो नोट्स हैं साथियों, वो आप लोगों को मंगवाने चाहिए। ये आपके अनुसार है। चलिए साथियों, आज हम लोग शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ी श्रृंखला है और कंटिन्यू इस श्रृंखला को हम लोग रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे साथियों, ये मेरा वादा है। और जिस बंदे ने कोटा ऑनलाइन क्लासेस से जो पढ़ लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं उसका सिलेक्शन मैं करवा के रहूंगा। कैसे सिलेक्शन नहीं होता भाई, कैसे सिलेक्शन नहीं होता? जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जूझ रहे हैं कि सर मैं इस बार 2 नंबर से रह गया, सर मैं इस बार 4 नंबर से रह गया। अरे ऑथेंटिक चीजें भी तो होनी चाहिए ना, वो भी तो चीजें हो, वो मसाला भी तो हो, वो हथियार भी तो हो हमारे पास जिसको हम लोग पढ़ सकें। तो मित्रों, आज से हम इस श्रृंखला को, जो ब्रह्मास्त्र श्रृंखला है, इस श्रृंखला को हम लोग शुरू कर रहे हैं साथियों। कौन सी है? ब्रह्मास्त्र श्रृंखला। इस श्रृंखला को लगातार कंटिन्यू हम लोग, जहां तक हमारे फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के पेपर नहीं हो जाते, आने वाले पेपर भी, तब तक ये श्रृंखला चलती रहेगी साथियों। ठीक है? तो मित्रों तैयार हो जाइए और जुड़ जाइए, और कोटा ऑनलाइन क्लासेस को जरूर से जरूर जो है साथियों निश्चित रूप से सपोर्ट करिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं आदिकाल। आज से हम लोग ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं मित्रों, और आदिकाल को यहां से हम लोग आज शुरू करेंगे। देखिए, आदिकाल के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन है और फटाफट पढ़ेंगे बहुत स्पीड के साथ। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था, क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा कहानी को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था, वो किसने किया था? गारसद तासी के द्वारा किया गया था। आगे है, गारसद तासी के ग्रंथ का नाम क्या है साथियों? इस्तवार द ला लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी। पूरा कंप्लीट आएगा आपका। देखो, सबसे पहले गारसद तासी, फिर उसके ग्रंथ का नाम। मतलब बहुत सिस्टम से क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। फिर देखें यहां पर अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेचर, ये हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न है, तबका तुसहरा के लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन है साथियों। फिर आगे है अगला प्रश्न, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, यह कथन किसका है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है मेरे मित्रों। बहुत जबरदस्त प्रश्न है और मैं आपको आपकी सफलता तक पहुंचा के रहूंगा, ये मेरा वादा है। लाइक ठोक दो फटाफट। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है साथियों। आगे पढ़ते हैं, ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक का नाम क्या है? जॉन गिलक्राइस्ट। क्या नाम है? जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों की सम्मिलित है। कौन कौन थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, तीनों ही थे हिंदी साहित्य जगत में। मिश्र बंधुओं के नाम से तीनों के तीनों ही रहे हैं। अगला प्रश्न आता है, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या था? हिंदी साहित्य के पीठिका। क्या था? हिंदी साहित्य के पीठिका। अगला प्रश्न आता है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी का कथन है। मेरे मित्रों, जबरदस्त प्रश्न है, एक बार जरूर सराहना करना साथियों। अगर मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं, कोटा ऑनलाइन क्लासेज आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपके कमेंट आने चाहिए कि सर वाकई में ही हमारे लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो कमेंट आपका जरूर आना चाहिए साथियों। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी और टॉपिक वाइज ब्रह्मास्त्र सीरीज है। इसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कुछ भी हो, कहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, जो कुछ भी आता है मित्रों, मैं गारंटी दे रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एक बार जिस बंदे ने मेरे जो ये हैंड रिटन नोट्स पढ़ लिए, ये हिंदी साहित्य का इतिहास हैंड रिटन पढ़ लिया और इस ब्रह्मास्त्र को पूरा कर लिया, तो गारंटी उसका सिलेक्शन, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए हिंदी का, ये पूरी हिंदी की ग्रामर है, पूरी हिंदी की ग्रामर हैंड रिटन है मित्रों, देख लो आप लोग, पूरी हैंड रिटन है। बस विश्वास आपको करना है कोटा ऑनलाइन क्लासेस पे, फिर देखिए चुटकियों में कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। आगे अगला प्रश्न है, लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया था। किसने? शिव सिंह सेंगर के द्वारा, शिव सिंह सरोज के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर नॉर्दर्न और हिंदुस्तान, गारसदासी की एक ग्रंथ है साथियों। किसका ग्रंथ है? गारसदासी का ग्रंथ है और इसे हिंदी साहित्य इतिहास के नींव का पत्थर माना जाता है। इस ग्रंथ को द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। मेरे हिसाब से आगे बढ़ते जाइए और एक एक प्रश्न पर जान डाल दीजिए साथियों, एक एक प्रश्न को पढ़िए, देखिए आगे और नोट कर लीजिए अपने रजिस्टरों में नोट्स बनाइए। मैं कह रहा हूं जानदार और शानदार नोट्स है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया था? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने, द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में। आगे, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार किसको माना जाता है? शिव सिंह सेंगर को माना जाता है, शिव सिंह सरोज में किया था। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार, बहुत ज्यादा कवियों को इकट्ठा किया, लगभग 4999 कवि या लगभग 5000 कवि। अगला प्रश्न आता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के विशेषांक 1888 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था साथियों। यहां तक कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के द्वारा माना गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? शिव सिंह सरोज को कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, डॉक्टर ग्रेसन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली थी? शिव सिंह सरोज से ली थी। डॉक्टर ग्रेसन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लेखन में सर्वाधिक सहायता ली किस ग्रंथ से ली थी? शिव सिंह सरोज ग्रंथ से ली थी, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है मित्रों। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। मैं ये पीपीटी वीपीटी साथियों, ये क्या है, लिख करके अगर मैं आपको इसी चीज को बताऊं तो क्यों टाइम खराब करूं भाई, क्यों टाइम खराब करूं, आप लोगों को भाषणबाजी करूं, उससे क्या मतलब है बताओ? बहुत सारे एक एक क्वेश्चन पे 10-10 मिनट लगा देते हैं। अरे नहीं चाहिए ऐसा काम। चले आगे।
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? 952 कवियों की संख्या है। आगे अगला प्रश्न आता है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया गया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु के विनोद में या मिश्र बंधु विनोद में पाया गया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। अगला प्रश्न आता है, वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा था, वह विद्वान कौन सा था? गिलक्राइस्ट था साथियों। कौन सा विद्वान था? गिलक्राइस्ट। ठीक है, यहां तक आप लोगों को मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए साथियों। अगला प्रश्न बहुत खतरनाक प्रश्न जिसका इंतजार हर विद्यार्थी को होता है, और यह प्रश्न है, रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न आता है, गार्सदासी के इतिहास ग्रंथ, क्या नाम था गार्सदासी का इतिहास के ग्रंथ का? इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1871 में। मित्रों में गारंटी दे रहा हूं, जिस बंदे ने मेरे हैंड रिटन नोट्स पढ़ लिए और इन प्रश्नों को कर लिया ना, ये मान लो हिंदी साहित्य के इतिहास फाड़ दिया उसने, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, ये सोच लेना आप। अगला साथियों, अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कितने, कौन कौन से? राम सतसई और कड़का रामायण। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई और कड़का रामायण। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल मेनारिया। अगला प्रश्न आता है साथियों, इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया था, वो है मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया था, मिश्र बंधु विनोद में। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है युग प्रवृत्ति। ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया प्रश्न है, याद कर लेना इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है युग प्रवृत्ति रहा है। अगला प्रश्न आता है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आधम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत्तर ग्रियर्सन है। यह कथन किसने कहा? नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा यह कथन कहा गया है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आधम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत्तर ग्रियर्सन है। यह कथन नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा कहा गया है। मित्रों चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, बहुत खतरनाक प्रश्नों की ओर चल रहे हैं हम लोग। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 5 कालों में विभाजित किया गया है। कितने कालों में विभाजित किया गया? 5 कालों में विभाजित किया गया है साथियों। अगला प्रश्न आता है, सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? मिश्र बंधु को माना जाता है। पादरी F.E. के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। किस नाम से प्रकाशित हुआ? यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से प्रकाशित हुआ था। साथियों जबरदस्त प्रश्न है, एक बार कमेंट जरूर करना कि सर वाकई ही आपकी मेहनत काबिल तारीफ है। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आपके कमेंट आने चाहिए, आपका लाइक आना चाहिए। और मित्रों एक बात जरूर बताऊंगा कि वो एक आपके जहां पर कमेंट आते हैं ना, वहां पर एक हाइप आता है, उस पॉइंट को, उन पॉइंट को जरूर देना साथियों, जरूर से जरूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। अगला प्रश्न आता है, यहां पर बहुत तगड़े प्रश्न है भाई। चलो देखिए अगला प्रश्न है, वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादक की प्रेरणा किससे मिली है? वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादक की प्रेरणा किससे मिली थी?
पंडित राधाचरण गोस्वामी से। किससे मिली थी? पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली थी साथियों। आगे है आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ये प्रश्न आता है ना भाई, यही प्रश्न आते हैं ना, देख लो तुम, ये प्रश्न रहे तुम्हारे सामने। फिर क्या चाहते हो कोटा ऑनलाइन क्लासेस से? फिर मित्रों चलिए, आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास। किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रकाशन वर्ष सबको पता है, 1929। अगला प्रश्न आता है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1929 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी जाती है? विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आगे भारतीय साहित्य की भूमिका। भारतीय साहित्य ये ग्रंथ है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक किसको माना गया है? रामविलास शर्मा को माना जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? रमाशंकर शुक्ल रसाल। यानी कि उत्तर मध्यकाल को कला काल कहने वाले कौन हैं? रमाशंकर शुक्ल रसाल। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे मित्रों। प्रैक्टिस तगड़ी हो जाएगी आपकी, तगड़ी प्रैक्टिस। देखो आगे, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने वाले कौन हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर देखिए, वह विद्वान जिसने इतनी हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा था वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखना साथियों, उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसके द्वारा कहा गया? रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा। और याद रखना, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है साथियों, बस प्रैक्टिस करते जाइए फटाफट फटाफट, टाइम नहीं खराब करना हम लोगों को यहां पर। आगे देखिए, फिर यहां पर अगला प्रश्न आता है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। फिर देखिए, पंडित विश्वनाथ मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये कहते हैं कि रीतिकाल का नाम क्या होना चाहिए? श्रृंगार काल होना चाहिए। तो वो है रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का क्या हो जाता है? मार्ग बंद हो जाता है। ऐसा ऑप्शन में आया था। आगे फिर देखो, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल के प्रकरण में है। कौन से प्रकरण में? हिंदी साहित्य इतिहास के प्रकरण नंबर 4 में है। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। पहली बात तो कथन याद रखना, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है। तो जैसे पुराना चावल, बस ये याद रख लो, जैसे पुराना चावल, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और कौन से प्रकरण में? प्रकरण नंबर 4 में है। फिर आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्य इतिहास कोटि की नहीं है? सिद्धों और योगियों की रचनाएं जो है साहित्य इतिहास कोटि की नहीं मानी जाती। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर इसी क्रम में। फिर देखो, हिंदी साहित्य
हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक भी अधूरा है, वो कौन सा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया था। नहीं मिलेगा ये प्रश्न कहीं पर भी। हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक भी अधूरा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बहुत खतरनाक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को जाता है। फिर आगे देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक, हिंदी के मुसलमान कवि नामक, फिर देखते जाइए, मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? गंगा प्रसाद सिंह को माना जाता है। हो जाएगा याद? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। और अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत तगड़े प्रश्न है भाई, मजा आ गया यार। ठीक है, पढ़ना इन सभी को और अच्छे से देखना, और अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर करना साथियों। मैं फिर कह रहा हूं, किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है? किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को? ये सीरीज पूरे साल चलेगी, बस आप नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। जबरदस्त है साथियों। और इसको ब्रह्मास्त्र निःशुल्क सीरीज के नाम से मैंने लॉन्च किया है। कंटिन्यू पढ़ते जाइए, ब्रह्मास्त्र निःशुल्क सीरीज। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी में आएगी ये। ठीक है ना मित्रों? तो चलिए, किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? हिंदी पुस्तक साहित्य, हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त, हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। अगला आता है यहां पर देखो, किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को भी रेखांकित किया? किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को भी रेखांकित किया? कौन है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्या नाम है उनका? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। आगे देखें, हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। हो जाएगा याद? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया था? चारण काल। आरंभिक काल को डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? चारण काल कह के पुकारा था। साथियों, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो कमेंट जरूर करना कि सर इसका आंसर ये नहीं ये होगा, क्योंकि गलती मेरे से भी हो सकती है, तो आपके कमेंट जरूर आने चाहिए। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 8वीं शताब्दी से माना है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ कौन सा है? श्याम सुंदर दास का। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है किसका? हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है? श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडविन गिब्स। पादरी एडविन गिब्स। ठीक है, हो जाएगा याद? चलिए आगे देखते हैं। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की थी। संवत 1890 विक्रम संवत से लेकर के 1925 विक्रम संवत तक। अगला प्रश्न है, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन थे? पादरी F.E.K. पादरी F.E.K. अगला प्रश्न आता है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये कथन किसका है? जॉर्ज अब्राहम गारसाद तासी का कथन है। किसका कथन है? यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित
नहीं है, किसने कहा? गार्सा द तासी के द्वारा ये कहा गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया था 1868 से 1893 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान काल का समय निर्धारित किया 1868 से 1893 ईस्वी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा इन्होंने। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि किसको माना जाता है? शरहपाद को माना जाता है साथियों। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्या नाम है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक। अगला प्रश्न आता है बहुत खतरनाक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कलाउदी निर्धारित की थी 1925, संवत 1925 से संवत 1950 विक्रमी तक। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, देखो यहां पर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश दिया गया था? 12वें अध्याय में। किस अध्याय में दिया गया था? 12वें अध्याय में दिया गया था साथियों। फिर आगे बढ़िए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये रहा आप लोगों का अगला प्रश्न 10 करोड़ का। कितने करोड़ का है? 10 करोड़ का। आगे देखो, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां हैं, सबको पता है। फिर है, किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया था? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रख लेना इस बात को। किस इतिहासकार ने, किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया? वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया था? 4 कालों में। फिर अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक साहित्य का प्रकाश डाला? 950 वर्षों पर। आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का जो श्रेय जाता है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। आदिकाल का विशुद्ध विश्लेषण करने का जो श्रेय जाता है वो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। आदिकाल की सीमा अवधि क्या मानी जाती है? 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक मानी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है साथियों, याद करना। आदिकाल की जो समय सीमा है वो 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मानी गई है। फिर देखिए यहां पर खतरनाक प्रश्न, आदिकाल साहित्य का जो प्रमुख रस माना जाता है वो वीर रस को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? वीर रस को माना जाता है। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया था, शिव सिंह सरोज के रूप में। आगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम बताओ। तो यहां पर सबसे पहले मिश्र बंधु ही आएंगे, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरे नंबर पर राम कुमार वर्मा, चौथे नंबर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका कालक्रम याद रख लेना, पहला दूसरा तीसरा कौन कौन सा आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह जो कृति है किसकी है? भाषा काव्य संग्रह कृति किसकी है? महेश दत्त शुक्ल की है साथियों। किसकी है? महेश दत्त शुक्ल की। आगे, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्या नाम है? हिंदी साहित्य के अतीत ग्रंथ को लिखने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को कहा गया है। क्या नाम है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास
ये भी एक ग्रंथ है हिंदी भाषा का और उद्गम और विकास, उदय नारायण तिवारी। याद रखना, उद्गम और विकास वाली जहां पर बात आएगी उसके नाम आएगा उदय नारायण तिवारी। हिंदी नवरत्न जो रचना है वो किसकी है? आपको पहले भी कहा था, हिंदी नवरत्न रचना का जो काल है वो 1910 रहा है साथियों। क्या रहा है? 1910। बड़े आगे, चलो देखो आगे बढ़ते हैं, बहुत तगड़ी बात है। हिंदी नवरत्न रचना का काल क्या है? 1910 ईस्वी रहा है। फिर देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य इतिहास को लिखा था। तो हिंदी साहित्य का विकास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित हिंदी साहित्य का विकास, यहां आ जाएगा हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित किया। हिंदी साहित्य के विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित परिमार्जित किया और फिर उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो किसको किया था? हिंदी साहित्य का विकास। आगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना पूर्णतः योगदान दिया मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के द्वारा। किस ग्रंथ के द्वारा? मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के द्वारा। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको सबको पता भी होगा। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिया गया था साथियों। किसके द्वारा लिया गया था? राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिया गया था। तो मित्रों, बहुत तगड़े प्रश्न हैं, आप लोग इनको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। बहुत खतरनाक प्रश्न है और अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़िए और इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ साथ। ठीक है साथियों, तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ये श्रृंखला ब्रह्मास्त्र निःशुल्क सीरीज किस नाम से है? ब्रह्मास्त्र निःशुल्क, यानी कि इसको हम नाम दे देते हैं ब्रह्मास्त्र हिंदी साहित्य निःशुल्क सीरीज। ये कंटिन्यू चलती रहेगी साथियों, कंटिन्यू। और मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रामर तगड़ी हो जाए तो मित्रों, मैंने आपको बता दिए हैं, सारे के सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ये ग्रामर के हैंड रिटन नोट्स हैं। आप पूरे के पूरे हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कारगर साबित होंगे। ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो मैंने बता दिया पूरा का पूरा जो है हैंड रिटन है। इसको पढ़िए और इस ब्रह्मास्त्र सीरीज को पढ़िए, मजा आ जाएगा साथियों। और सेकंड ग्रेड की, ये सेकंड ग्रेड का काव्य शास्त्र और शिक्षण विधियों के नोट्स हैं, बहुत जबरदस्त हैं। जो भी आप मंगवाना चाहें, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है फोन नंबर दिए हुए हैं उन पर कांटेक्ट कीजिए या मैसेज कीजिए व्हाट्सएप, आपको बता दिया जाएगा प्राइस वगैरह सब कुछ, और स्पीड पोस्ट से आपके पास आएंगे साथियों। ये मैंने आपको बता दिया आपके एड्रेस पर। तो मित्रों, जबरदस्त है, आप निश्चित रूप से सफलता की सीढ़ी चढ़ोगे, ये मेरा वादा है। बस कोटा ऑनलाइन क्लासेस से आपको जुड़ना है और इसी तरह प्यार और मोहब्बत बनाए रखना है साथियों। अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना कि सर बढ़िया सीरीज शुरू करिए आपने, तो फिर मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा। और तो कुछ नहीं है मित्रों। चलिए मित्रों, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। मिलते हैं कल इसी क्लास में।